हम जब एलएलबी कर रहे थे तो हमेशा इसी बात से परेशान रहे कि जांच और विचारण, इसमें अंतर क्या है। और इसीलिए कल जांच और विचारण का अंतर हमने बहुत विस्तार से क्लियर किया, क्योंकि आप जिस बात से परेशान रहते हैं, आप चाहते हैं कि उससे दूसरे परेशान ना हो। जब हम एलएलबी कर रहे थे और जब कचहरी में आए तो हमेशा इस बात से बहुत दुखी रहे कि आखिर जांच और विचारण दोनों जब न्यायालय या मजिस्ट्रेट यही करेंगे तो आखिर दोनों के बीच अंतर कहां पर है। और अभिव्यक्त परिभाषा ये विचारण की कहीं दी नहीं, यद्यपि विविक्षित परिभाषा विचारण की दी है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे विचारण तो दिया ही है, और फिर अगर जो विचारण में दिया है उसके आधार पर परिभाषा करना चाहो तो परिभाषा यह आ जाएगी कि विचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अभियोजन द्वारा इस साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष रखने से प्रारंभ होती है कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करना चाहता है, या जो अभियुक्त को अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य की प्रतियां देने से प्रारंभ होता है और अभियुक्त के दोषित अथवा दोषमुक्त किए जाने पर समाप्त होता है। लेकिन अभिव्यक्त डेफिनेशन ये कहीं नहीं दी गई है विचारण की, इसलिए हमें बड़ी समस्या होती थी। और जांचें ये कई प्रकार की हैं। आप देखेंगे जब हम लोग विषय में प्रवेश करेंगे पूरी तरह से, तो जांच कहीं पर इस उद्देश्य से हो रही है कि अभियुक्त से अच्छे आचरण के लिए, अभियुक्त गलत शब्द प्रयोग कर दिया क्योंकि अभियुक्त तो वो है जिसके विरुद्ध अपराध को करने का आरोप कानून के मुताबिक यानी कानून की प्रक्रिया से लगा दिया गया है, इसलिए अभियुक्त तो नहीं कह सकते। यानी किसी व्यक्ति से अच्छे आचरण के लिए बंद पत्र निष्पादित करवाया जाए या न करवाया जाए, और कहीं जांच इस उद्देश्य से हो रही है कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है अथवा मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, और अगर सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो मजिस्ट्रेट उसे कमिट करे यानी सेशन सुपुर्द कर दे विचारण के लिए। और कहीं जांच इस उद्देश्य से हो रही है कि जिन लोगों को अभियुक्त की संस्थिति में न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए हाजिर किया गया है, क्या इसके अलावा भी कोई है जिसे उस मामले में विचारित होना चाहिए। यानी विभिन्न उद्देश्यों से जांचें चल रही हैं और जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो चल रही हैं वो व्यक्ति उस समय तक अभियुक्त की संस्थिति में नहीं है, जबकि विचारण जब चल रहा है तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध चल रहा है वो व्यक्ति अभियुक्त की संस्थिति में न्यायालय के समक्ष है। तो जांच और विचारण इसके बीच एक अंतर देखें तो अंतर यूं भी निकल रहा है कि सीआरपीसी में जो जांचें की जा रही हैं, अब जिसे बीएनएसएस कह रहे हैं, वे जांचें विचारण से भिन्न है। क्यों? विचारण अभियुक्त के विरुद्ध ये चल रहा है और अभियुक्त उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसके विरुद्ध कानून की प्रक्रिया से अपराध को करने का आरोप ये लगा दिया गया। अपराध को करने का आरोप कानून की प्रक्रिया से कैसे कैसे लगता है ये आगे हम लोग जब विचार करेंगे तब देखेंगे। लेकिन विचारण ये उसी व्यक्ति के विरुद्ध चल रहा है जिसके ऊपर अपराध को करने का आरोप ये लग गया, और जांच ये विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध चल रही है लेकिन उनमें से एक भी अभियुक्त नहीं है। ठीक है, मामला सेशन सुपुर्द किया जाए, यहां पर जांच जब
व्यक्त करते हैं तब जरूर ऐसा होता है कि अभियुक्त मौजूद होता है, लेकिन फिर भी जो जांच जिस विषय की चल रही होती है वो जांच अभियुक्त के विरुद्ध नहीं बल्कि इस आशय से चल रही होती है कि मामला सशन सुपुर्द किए जाने योग्य है या नहीं। यानी जांचें सामान्यतः विचारण से भिन्न है और इसी बात को उन्होंने लिखा। और विचारण भी अंततः तो जांच ही है, इसीलिए जांच की डेफिनेशन में उन्होंने लिखा कि जांच क्या है, विचारण से भिन्न। उन्होंने लिखा जांच से अभिप्रेत है, विचारण से भिन्न। ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। तो जांच के बारे में हम लोगों ने कल विस्तार से बात की थी। हमने आपसे कहा था विचारण भी जांच है, लेकिन विचारण एक ऐसी जांच है जो भिन्न उद्देश्य से की जाती है और चूंकि उसको करने का उद्देश्य भिन्न है इसलिए उसको पृथक नाम यह दे दिया, उसे विचारण कह दिया। और वो जिस उद्देश्य से की जाती है वो है दोष मुक्ति अथवा दोष सिद्धि का निर्धारण। और पीएनएसएस के अंतर्गत जितनी जांचें की जाती हैं उनमें से एक का भी उद्देश्य दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति के तथ्य का निर्धारण नहीं होता। अन्य किन्हीं भी तथ्यों का निर्धारण उस जांच का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन कम से कम दोष मुक्ति और दोष सिद्धि इस तथ्य का निर्धारण ये अन्य जांचों का उद्देश्य नहीं होता। और इसीलिए कहा गया है कि जांच विचारण से भिन्न है। तो जांच और विचारण में भिन्नता यह हम लोगों ने देखी थी। और जांच का उद्देश्य दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के तथ्य से भिन्न तथ्यों का निर्धारण यह होता है। अब अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण का प्रारंभ ये पुलिस को सूचना देने इससे सामान्यतः होता है। सामान्यतः हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अन्वेषण सिर्फ पुलिस को सूचना देने से प्रारंभ हो ऐसा जरूरी नहीं है। अन्वेषण मजिस्ट्रेट के आदेश से भी हो सकता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट स्वयं आदेश कर सकता है अन्वेषण किए जाने का। और जब वो मजिस्ट्रेट आदेश करेगा अन्वेषण किए जाने के लिए तो वो पुलिस को भी कर सकता है और पुलिस से भिन्न व्यक्तियों को भी अन्वेषण का निर्देश ये दे सकता है। तो अन्वेषण है क्या, जिसे अंग्रेजी में इन्वेस्टिगेशन ये कहते हैं। अन्वेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वही होता है खोज, ढूंढना। और जब ये बीएनएसएस जो अपराधों के संबंध में प्रक्रिया का विनियमन ये कर रही है तो जब उस बीएनएसएस में अन्वेषण शब्द आएगा तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि अन्वेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संबंधित अपराध जिसको करने का अभियोग ये किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाया गया है उसके द्वारा उस अपराध को करने या न करने के संबंध में साक्ष्य संकलन की जो कार्यवाही है वो की जाए। यानी अन्वेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है या फिर अपराध की सूचना पुलिस को दिए जाने के परिणाम स्वरूप पुलिस के द्वारा स्वयं प्रारंभ की जा सकती है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत
पुलिस या वो व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ने अन्वेषण का आदेश दिया है, उस अपराध के किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में, जिसके संबंध में अन्वेषण का निर्देश हुआ है, उसको किए जाने अथवा न किए जाने के संबंध में साक्ष्य का संकलन यह किया जाता है। और अन्वेषण करते समय जो अन्वेषण करता है, यानी जो इन्वेस्टिगेटर है, उसकी ताकतें क्या होंगी, ये पिछली सीआरपीसी में धारा 154 से लेकर के और 176 वहां तक वर्णित था। और नई जो बीएनएसएस है उसमें भी, ठीक है, संबंधित प्रोविजन संबंधित जगहों पर दिए गए। जब आएंगे तब देख लेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे, देख रहे थे कि अपराध दो प्रकार के थे। एक संज्ञेय अपराध था और दूसरा असंज्ञेय अपराध था। संज्ञेय अपराध के बारे में आपको बताया गया था कि ये वो अपराध है जिसमें पुलिस इसे वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति रहती है। और जो पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति रहेगी तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो चाहे जिसको, ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले। तो इसका मतलब ये हुए कि संज्ञेय अपराध करने की दशा में पुलिस को गिरफ्तार करने की शक्ति तो रहती है व्यक्ति को बिना वारंट, लेकिन इस शक्ति का उपयोग उसे कुछ चीजों की, कुछ जरूरतों की पूर्ति हो जाने पर ही करना चाहिए। किन जरूरतों की पूर्ति हो जाने पर पुलिस को संज्ञेय अपराध का आरोप किसी व्यक्ति के विरुद्ध होने पर उसे बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए, उन आवश्यकताओं की चर्चा हम लोग तब करेंगे जब हम लोग पहुंचेंगे सेक्शन 35 और पिछली सीआरपीसी में जब पहुंचते सेक्शन 41 वहां। लेकिन मोटी मोटी बात समझिए कि अगर किसी व्यक्ति पर संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाया गया है तो मोटी मोटी बात यह है कि पुलिस को उसे गिरफ्तार करने की ताकत रहती है। लेकिन ताकत होना और ताकत का प्रयोग होना ये तो अलग अलग बात है। आपको ताकत है कि आप आग लगा सकते हो तो आप आग आवश्यकता होने पर ही लगाओगे। घर में अनावश्यक रूप से आग ये थोड़े लगा दोगे। तो ऐसे ही पुलिस के पास ताकत है कि वह किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध होने की दशा में गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट, लेकिन गिरफ्तार करती नहीं है। वो गिरफ्तार तब करती है जब कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, अर्थात उसके विरुद्ध कुछ साक्ष्य का संकलन हो जाए, ताकि ये जस्टिफाइड किया जा सके कि हमने वो ताकत जो कि हमें प्राप्त थी उसका समुचित प्रयोग किया है। अब पुलिस ऑफिसर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए साक्ष्य का संकलन करेगा और या फिर अपराध के होने या न होने के संबंध में, यह भी हो सकता उसे एक बार लगा, कुछ साक्ष्य मिला जिससे उसे लगा कि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उसे कर लिया। आगे अपराध इसका अन्वेषण उसने किया और साक्ष्य संकलन किया तो पता लगा अपराध हुआ ही नहीं। ठीक है ना? यानी अपराध के होने या न होने के संबंध में अथवा अपराध जिसका आरोप, ठीक है, अपराध को करने का जिस पर आरोप है उसे गिरफ्तार करने के लिए साक्ष्य के संकलन की जरूरत है। यह एक मोटी मोटी बात उभर आती है। और जब साक्ष्य के संकलन की जरूरत है तो उस साक्ष्य के संकलन के लिए कोई प्रक्रिया, कोई कार्रवाई ये चलाने की अनुमति, ये शक्ति, ये ताकत
ये पुलिस ऑफिसर को रहेगी, और इस प्रक्रिया को कोई ना कोई नाम ये जरूर दिया जाएगा। तो अन्वेषण उसी प्रक्रिया का नाम है जो अपराध के होने या न होने को निश्चित करने के संबंध में पुलिस के अधिकारियों द्वारा चलाई जाती है। और पुलिस के अधिकारी इस शब्द में सीबीआई, एनआईए, ये सारी एजेंसीज शामिल हैं। अब हम किन किन एजेंसियों का नाम लें? एक का ले तो हो सकता है एक का छूट जाए, इसलिए कानूनों में क्या होता है, नकारात्मक शब्दावली का उपयोग किया जाता है। और अन्वेषण को डिफाइन करते हुए लिखा कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण नहीं होगा। मजिस्ट्रेट के द्वारा जब भी होगी जांच होगी, अन्वेषण कभी मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि उसने उसी शब्द का उपयोग कर लिया कि अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। यही हम आपसे कह रहे हैं कि अन्वेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पुलिस अधिकारी द्वारा चलाई जाती है। और क्यों चलाई जाती है? इसलिए ताकि तय किया जा सके कि वो व्यक्ति जिस पर अपराध को करने का अभियोग ये लगा दिया गया है, उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई औचित्य, कोई जस्टिफिकेशन ये उपलब्ध है भी या नहीं। क्योंकि आप कह दोगे कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया तो मान तो नहीं लिया जाएगा। तो इस आपकी इस बात की, इस आरोप की सच्चाई परखी जानी जरूरी है कि क्या वाकई उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। और यदि हां, तो फिर उसे गिरफ्तार करने की कोई जरूरत है, और यदि हां तो उसे गिरफ्तार होना चाहिए। तो कैसे पता लगेगा कि उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है या नहीं? ये कैसे पता लगेगा कि आप जिस अपराध को करने का अभियोग उसके खिलाफ लगा रहे हैं वो अपराध वाकई उसने किया भी है या नहीं? यानी उस अपराध को करने के आरोप पर उसे विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए या नहीं, क्योंकि यह तो अंतिम रूप से न्यायालय को ही तय करना है कि उसने अपराध किया है या नहीं। लेकिन न्यायालय यह विचारण की प्रक्रिया में तय करेगा, और आपराधिक विचारण की प्रक्रिया एक कठोर प्रक्रिया है। हमने आपसे शुरुआत में भी चर्चा की थी, और जब हम लोग बीएनएसएस में आगे प्रवेश करेंगे तो देखेंगे। पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन कोट कर सकता हूं, नई के सेक्शन अभी हमें याद नहीं है, लेकिन पुरानी सीआरपीसी में हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन था 200, ठीक है, 72 या 273, जो कहता था विचारण की समस्त प्रक्रिया अभियुक्त की उपस्थिति में चलेगी या उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में। इसका मतलब विचारण में प्रत्येक तिथि पर अभियुक्त को उपस्थित होना होगा, और अगर व्यक्ति प्रत्येक तिथि पर न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपस्थित होगा तो उसे अपने अन्य काम छोड़ने होंगे। तो यह कठोर प्रक्रिया है, इसके अधीन व्यक्ति को किया जाए या न किया जाए, ये जानने के लिए अन्वेषण ये जरूरी है, ताकि एक बार ये जांच तो लिया जाए, ये देख तो लिया जाए
कि आपकी बात के समर्थन में, यानी आप जो उसके ऊपर अपराध को करने का अभियोग लगा रहे हो, तो आपकी बात के समर्थन में कोई एविडेंस है भी या नहीं, वो एविडेंस कितना दमदार है, इसका परीक्षण तो विचारण में होगा। लेकिन मोटे तौर पर कम से कम इतना तो देख लें कि एविडेंस है भी, ये मामला 0 बटे सन्नाटा है, कुछ है ही नहीं। वो एविडेंस किस एविडेंटरी वैल्यू का है, इस पर विचार करने का हक न्यायालय का है। लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया चलनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम व्यक्ति को विचारण के अधीन करेंगे तो हम एक कठोर प्रक्रिया उसके अधीन उसे ले आएंगे, और इट विल नॉट बी जस्टिफाइड कि हम उसे यूं ही विचारण की प्रक्रिया का सामना करने के लिए बाध्य कर दें। इसलिए अन्वेषण जैसी प्रक्रिया, इसको चलाने के लिए सीआरपीसी में प्रोविजन ये किए गए। जब हम सीआरपीसी कहें, हमने आपसे कई बार निवेदन किया है कि आप बीएनएसएस अपने आप उसे सब्स्टिट्यूट कर लें, क्योंकि आदत हमारी पीढ़ी के बाद के लोगों की भले ही बदले, हमारी पीढ़ी के लोगों की बदलेगी, इसकी संभावना कम है। तो अन्वेषण वो प्रक्रिया है जो नॉर्मली पुलिस के अधिकारियों के द्वारा चलाई जाती है, पुलिस के अधिकारियों द्वारा। और पुलिस में वो सारी एजेंसी शामिल हैं जो अपराधों के अन्वेषण को करने के लिए सशक्त हैं, जैसे एनआईए, जैसे सीबीआई। ये सारी एजेंसीज हैं जो पुलिस की शक्तियों से युक्त है, और पुलिस की शक्तियों से युक्त होने के कारण ये सब अन्वेषण की प्रक्रिया चलाती हैं। और अन्वेषण की प्रक्रिया किस उद्देश्य से की जा रही? साक्ष्य के संकलन के उद्देश्य से। लेकिन यह साक्ष्य का संकलन दोष सिद्धि या दोष मुक्ति ये निर्धारित करने के लिए नहीं हो रहा। क्यों? दोष सिद्धि और दोष मुक्ति तो विचारण से तय होगी, और विचारण कौन करेगा? न्यायालय या मजिस्ट्रेट। अन्वेषण किसके द्वारा चला? पुलिस अधिकारी द्वारा, या मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। यह लाइन लिखने की क्या जरूरत कि मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्य व्यक्ति भी अन्वेषण कर सकेगा? क्योंकि हम लोगों ने देखा था अपराध 2 प्रकार के थे, संज्ञेय और असंज्ञेय। हमने कहा था असंज्ञेय अपराधों की दशा में न्यायालय को, हालांकि असंज्ञेय अपराध की डेफिनेशन आगे दी गई, अभी पढ़ी नहीं हम लोगों ने, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं असंज्ञेय अपराधों की दशा में अन्वेषण करने की या वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति ये पुलिस ऑफिसर्स में नहीं होती। जब न्यायालय उनसे कहता है कि असंज्ञेय अपराध का अन्वेषण आप करें, तब वे असंज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर सकते हैं। यह बात कहां लिखी थी? पिछली सीआरपीसी में धारा 155 सबसेक्शन 2 में लिखी थी, और इस बीएनएसएस में भी जब हम लोग अन्वेषण के चैप्टर में पहुंचेंगे तब देखेंगे वहां लिखी मिल जाएगी। यानी मजिस्ट्रेट असंज्ञेय अपराध करने की दशा में पुलिस अधिकारी को अन्वेषण का आदेश दे सकता है, और पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति, इस शब्दावली में आ जाता है, किसी व्यक्ति में कोई भी शामिल है। किसी भी व्यक्ति का अर्थ तो कोई भी व्यक्ति होता है, यानी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को भी आदेश दे सकता है, और पुलिस अधिकारी से भिन्न व्यक्ति को भी आदेश दे सकता है कि वह साक्ष्य का संकलन करे। यह जरूरत कब पड़ेगी? तो हमने आपको अभी पीछे बताया था कि परिवाद, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किए जाते हैं, और परिवाद शिकायत का एक रूप जो मजिस्ट्रेट से लिखित या मौखिक रूप से किया जाता है।
और मजिस्ट्रेट परिवादी की जांच करेगा। ये बात आगे आएगी बीएनएसएस में, क्योंकि आपने परिवाद किया मजिस्ट्रेट से इस आशय का कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ कोई अपराध ये किया है, और आप उसे आहूत करें और दंडित करें, तो आपकी बात मजिस्ट्रेट यूं ही तो नहीं मान लेगा। आपकी बात सच है, इसकी कुछ जांच तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बात मानकर वो संबंधित व्यक्ति को विचारण के लिए आहूत कर देगा तो फिर विचारण एक कठोर प्रक्रिया है, ठीक है ना। फिर स्थिति वही आएगी कि विचारण एक कठोर प्रक्रिया है और उसका सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ आपके कहने के आधार पर। तो कुछ जांच तो जरूरी है। जब हम एक कठोर प्रक्रिया उसका पालन करने के लिए किसी को विवश कर रहे हैं तो कुछ जांच तो शिकायतकर्ता की भी होनी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट ये जांच पुरानी सीआरपीसी में धारा 200 202 के अंतर्गत संचालित करता था। आगे बीएनएसएस में धारा 200 और 202 के, ठीक है, सब्स्टिट्यूट प्रोविजंस मिलेंगे, ठीक है ना। और मजिस्ट्रेट जब आपके कथन की जांच करेगा तो वो स्वयं जांच भी कर सकता है और किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है कि वो अन्वेषण करे और साक्ष्य संकलित करे, और संकलित साक्ष्य मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे। तो मजिस्ट्रेट यहां आदेश करेगा अन्वेषण करने के लिए, और किसी भी व्यक्ति को करेगा, किसी भी व्यक्ति को कर देगा। जिस व्यक्ति को करेगा वो पुलिस अधिकारी ये भी हो सकता है और वो लेखपाल ये भी हो सकता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो आपने परिवाद प्रस्तुत किया है वो आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास, इसके संबंध में है। और क्रिमिनल ट्रेसपास या आपराधिक अतिचार का अपराध ये दूसरे की भूमि पर जब आप विशेष उद्देश्यों से प्रवेश करते हैं तब गठित होता है। तो जिस भूमि पर आपने प्रवेश किया, यदि वो खेत है, ठीक है, तो उसकी नाप लेखपाल अधिक अच्छे ढंग से कर सकता है बनिस्बत पुलिस अधिकारी के। लेखपाल अधिक अच्छे ढंग से बता सकता है कि आपने वाकई दूसरे की भूमि पर प्रवेश किया था या नहीं। तो यहां लेखपाल को भी अन्वेषण का आदेश दिया जा सकता है। कुल मिलाकर अन्वेषण एक प्रक्रिया है जो काहे के लिए की जा रही? साक्ष्य संकलन के लिए, ठीक है। और किसके द्वारा की जा रही? पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित व्यक्ति के द्वारा, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा बिल्कुल नहीं। और ये क्यों की जा रही है? साक्ष्य संकलन हो रहा है अन्वेषण में, लेकिन ये साक्ष्य संकलन क्यों? दोषिता अथवा निर्दोषिता इसे निर्धारित करने के लिए नहीं, क्योंकि दोषिता अथवा निर्दोषिता निर्धारित करना यह न्यायालय का काम है। लेकिन व्यक्ति की दोषिता अथवा निर्दोषिता को न्यायालय विचारण में निर्धारित करेगा, और न्यायालय दोषिता अथवा निर्दोषिता को निर्धारित करने के लिए जो विचारण चलाएगा वो एक आपराधिक विचारण होगा। और आपराधिक विचारण यानी क्रिमिनल ट्रायल ये एक बहुत कठोर प्रक्रिया है। तो जब भी रूटीन डे लाइफ में भी हम कोई कठोर प्रक्रिया के अधीन किसी को करना चाहते हैं तो इस विषय पर सम्यक विचार करते हैं।
कि उसे उस कठोर प्रक्रिया के अधीन किया जाए या न किया जाए। किसी के कहने मात्र से किसी को कठोर प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए विवश ये नहीं किया जा सकता। इसलिए अन्वेषण चलता है और अन्वेषण में साक्ष्य के संकलन की कार्यवाही चलती है और साक्ष्य के संकलन के माध्यम से ये तय करने की कोशिश होती है कि व्यक्ति को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सम्यक आधार है या नहीं। यानी साक्ष्य संकलन अन्वेषण में होगा, लेकिन यह साक्ष्य संकलन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट पर्पस के लिए होगा। विचारण में भी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और वे साक्ष्य जो अन्वेषण में संकलित हुए वे भी प्रस्तुत किए जाएंगे और जो अन्वेषण में संकलित नहीं हुए वे भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, वे भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर प्रस्तुत किए जाएंगे तो उनका साक्षिक मूल्य क्या होगा, ये एक दीगर सवाल है। लेकिन साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना और साक्ष्य का साक्षिक मूल्य ये दो अलग अलग बातें हैं। साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है तो विचारण ये साक्ष्य के ग्रहण और अग्रहण की एक कार्यवाही है जो न्यायालय के समक्ष चलेगी, लेकिन ये भिन्न उद्देश्य से होगी। इसका उद्देश्य क्या होगा, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। और साक्ष्य का संकलन अन्वेषण में भी होगा, लेकिन यहां साक्ष्य के संकलन का उद्देश्य अलग है। यहां साक्ष्य के संकलन का उद्देश्य यह है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष या न्यायालय के समक्ष व्यक्ति को आपराधिक विचारण का सामना करने के लिए प्रस्तुत किया जाए या न किया जाए। यहां साक्ष्य संकलन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है और वहां डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण यह किया जा रहा है। यह साक्ष्य के संकलन की कार्यवाही है, वो साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण की कार्यवाही है। ठीक है, अन्वेषण और विचारण दो पृथक कार्यवाहियां हैं। एक में साक्ष्य का प्रस्तुतिकरण होता है और एक में साक्ष्य का संकलन। एक मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा चलेगी और एक न्यायालय या मजिस्ट्रेट से भिन्न, या तो पुलिस अधिकारी द्वारा या न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित व्यक्ति के द्वारा। जांच न्यायालय और मजिस्ट्रेट द्वारा होगी, अन्वेषण न्यायालय और मजिस्ट्रेट द्वारा कभी नहीं होगा। जांच विभिन्न उद्देश्यों से की जाएगी, किंतु उसका उद्देश्य कभी भी व्यक्ति की दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति नहीं होगा। जब जांच व्यक्ति की दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा की जाए तब वह जांच विचारण कहलाती है। ये जांच अन्वेषण और विचारण के परस्पर संबंध है और ये वो टर्मिनोलॉजी है जिसने हमें तो बहुत परेशान किया है, जिसने हमें बहुत मिसकॉन्सेप्शन पैदा किया है। बड़ा मुश्किल होता है इसको अलग अलग और क्लियर समझना। है क्या आप एक बात ध्यान में नहीं रखते, और बात यह है कि आपराधिक विचारण यह एक बहुत कठोर प्रक्रिया है। इसका सामना करने के लिए किसी को विवश किया जाए, इसे तय करने के लिए अगर पुलिस के माध्यम से या मजिस्ट्रेट के आदेश से, जो आदेश वो उस समय जब वो परिवार उससे किसी व्यक्ति ने किया है, उसके आधार पर किसी व्यक्ति को विचारण के लिए आहूत करे या न करे इसकी जांच कर रहा है, तब भी वह सम्यक निर्णय पर आने के लिए किसी व्यक्ति को अन्वेषण करने के लिए आदेश कर सकता है। और मजिस्ट्रेट तब भी
पुलिस को अन्वेषण करने के लिए आदेशित कर सकता है जब अंतर्गत धारा 156(3) जो आप लोग कहते हो, यानी कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट से ये निवेदन करे कि वो पुलिस को आदेशित कर दे कि अन्वेषण पुलिस करे, यानी अन्वेषण की प्रक्रिया, साक्ष्य के संकलन की प्रक्रिया है, नो डाउट है, लेकिन ये साक्ष्य संकलन व्यक्ति की दोषिता अथवा निर्दोषिता इसे तय करने के लिए कभी नहीं होता। ये हमेशा इस बात को लेकर होगा कि क्या व्यक्ति को आपराधिक विचारण के अधीन किया जाए या न किया जाए। और चूंकि ये तय करने के लिए होता है, इसलिए कभी भी ये न्यायालय मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जाता। भाई अन्वेषण कभी न्यायालय मजिस्ट्रेट करेगा ही नहीं। जांच ये विभिन्न उद्देश्यों से होती है, बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनके लिए जांचें की जाएंगी, जिनमें से एक उद्देश्य ये भी है। जब परिवाद मजिस्ट्रेट से किया जाता है तो वो परिवाद की जांच करता है, ठीक है ना। एक उद्देश्य यह भी है कि व्यक्ति को आपराधिक विचारण के अधीन किया जाए या न किया जाए। यह जांच जब मजिस्ट्रेट करता है तो उसके द्वारा परिवाद की जांच की जा रही है, यह कहा जाता है। लेकिन केवल यही जांच वो करता हो ऐसा नहीं है। बीएनएसएस में बहुत सारी जांचें हैं जो वो करेगा, कुछ के उदाहरण हमने आपको दिए। वो सारे उदाहरण ये तय करते हैं कि जांचें विभिन्न उद्देश्यों से और परिभाषा और विचारण के उपबंध ये तय करते हैं कि विचारण भी जांच है, विचारण भी जांच है, लेकिन विचारण अन्य जांचों से उद्देश्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। अन्य जांचें व्यक्ति की दोषिता अथवा निर्दोषिता को तय करने के लिए नहीं होती। विचारण एक अकेली ऐसी जांच है जो व्यक्ति की दोषिता अथवा निर्दोषिता को तय करने के लिए होती है। इसलिए विचारण को जांच होने के बावजूद जांच से पृथक कर दिया और यह लिख दिया कि जांच से अभिप्रेत है ऐसी प्रत्येक जांच जो विचारण से भिन्न है और इस संहिता के अधीन की जाती है। अन्वेषण एक कार्यवाही है जो पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। इससे तय हो जाता है कि अन्वेषण न्यायालय कभी करेगा ही नहीं। और किस लिए की जाती है? साक्ष्य के संकलन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब साक्ष्य संकलन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे किया जा रहा है। साक्ष्य का संकलन किस लिए? इसलिए ताकि विचारण के लिए आधार है या आधार नहीं है इसको तय किया जा सके। इसको तय करने की जरूरत क्या है? इसको तय करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि विचारण एक बहुत कठोर प्रक्रिया है। जब किसी अपराध के आरोप पर आपको विचारित किया जाए तो यह एक बहुत कठोर प्रक्रिया है और उसके अधीन आपको होना होगा। और अंत में अगर आप निर्दोष भी साबित हो गए तो भी आपको बहुत मानसिक और शारीरिक परेशानियों से गुजरना होगा। लेकिन समाज के हित में व्यक्ति का हित कभी देखा नहीं जाएगा। क्या पता वाकई आपने अपराध किया हो, तो फिर आपको सजा मिलनी ही चाहिए। इसलिए निर्दोष होते हुए भी अगर आपको आपराधिक विचारण का सामना करना पड़ा है तो भी उसके लिए किसी प्रतिकर की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो समाज के हित में आवश्यक समझा गया है। और चूंकि प्रतिकर की व्यवस्था नहीं है तो ऐसी कठोर प्रक्रिया के अधीन आपको यूं ही नहीं लाया जा सकता। इसलिए पहले इस बात की या तो जांच या अन्वेषण होता है कि आपको आपराधिक विचारण के अधीन किया जाए या न किया जाए, ठीक है ना। तो जांच, अन्वेषण और विचारण, इंक्वायरी, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें आपने देखी। विचारण और जांच ये मजिस्ट्रेट और न्यायालय द्वारा, इन्हीं के द्वारा की जाएंगी। विचारण दोषिता और निर्दोषिता को निर्धारित करने के लिए होगा।
जांच विभिन्न उद्देश्यों से होगी, किंतु कभी भी दोषिता अथवा निर्दोषिता इसे निर्धारित करने के लिए नहीं होगी। और जब इसे निर्धारित करने के लिए होगी तो इस जांच का नाम अन्वेषण, ठीक है, क्या हो जाएगा? विचारण। ना अन्वेषण और ना जांच, फिर इसका नाम होगा विचारण। जब अन्वेषण यानी व्यक्ति को आपराधिक आरोप पर विचारण के अधीन किया जाए या न किया जाए, इसको निर्धारित करने के लिए पुलिस के द्वारा या मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य का संकलन किया जाए, तो साक्ष्य के संकलन की यह कार्यवाही अन्वेषण कहलाती है। तो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, इस पर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और कारण यह है हम इतना जोर जो दे रहे हैं वो इस वजह से, क्योंकि यहां अगर चूके तो आगे जब हम बीएनएसएस में विस्तार में प्रवेश करेंगे तो चीजें समझना बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें, कहता है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए स्पष्टीकरण। कहता है जहां किसी विशेष अधिनियम के उपबंध इस संहिता के उपबंधों से असंगत हो, वहां विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। अभिभावी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेल करना। अन्वेषण किस प्रकार चलाया जाएगा, इसके संबंध में कहां से प्रक्रिया शुरू है? 100 कितने से शुरू हो रही नई बीएनएस में? 173 से। हाँ, और कहां तक है? एक 196 तक। हाँ, 196 तक। और पुरानी सीआरपीसी में कहां तक थी? 154 से 176। ये प्रोविजन है कि अन्वेषण किस प्रकार चलाया जाएगा। यानी अन्वेषण करने के लिए जो सूचना दी गई उसे दर्ज कैसे करेंगे, दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी क्या करेगा, पुलिस अधिकारी को किन मामलों में अन्वेषण की ताकत होगी, किन मामलों में नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा बीएनएसएस में ये प्रोविजन आ गया, और पहले भी वो प्रोविजन विवक्षित था क्या कि जब भी उसे संज्ञेय अपराध की सूचना मिलेगी वो दर्ज करेगा। लेकिन अपराध का दर्ज करना अलग बात है और उस अपराध का अन्वेषण करना ये दूसरी बात है। ठीक है ना? और अब तो क्लियर लिख दिया गया धारा 173 में, पढ़ के सुनाया था हमने आपको जिस दिन शुरू कर रहे थे, कि अब तो क्लियर बात आ गई कि अगर संज्ञेय अपराध को करने की सूचना मिल रहा है तो एसएचओ को दर्ज करना ही करना है। उसके थाना क्षेत्र में अपराध हुआ या नहीं हुआ इससे लेना ही देना नहीं है। लेकिन ऐसे अपराधों के संबंध में उसे अन्वेषण की ताकतें नहीं होंगी। अन्वेषण की ताकतें जिन अपराधों के संबंध में होंगी वे अलग ढंग की चीजें हैं। अन्वेषण की ताकत ये सच्चों को किस अपराध के संबंध में होगी, ये पहले जो सीआरपीसी चल रही थी वहां धारा 156(1) इसमें लिखा था। धारा 156(1) बताती थी कि किन अपराधों के संबंध में पुलिस अधिकारी को अन्वेषण की ताकत होगी। अब मेरा ख्याल है 175(1) इसमें बताना चाहिए। ठीक है, अन्वेषण की ताकत आ गई तो अन्वेषण कैसे करेंगे आप? अन्वेषण के दौरान किसी की सर्च लेनी, कैसे लेंगे? सर्च में कोई चीजें मिल गई, उन्हें आप सीज कैसे करेंगे? ये सारी चीजें अन्वेषण की शक्तियां जो 154 से लेकर 176 तक पहले और अब 173 से लेकर 197 तक दी गई हैं, वहां वर्णित हैं कि अन्वेषण में क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल एक्ट है और स्पेशल एक्ट में अन्वेषण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया ये दे रखी है, तो स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि विशेष अधिनियमिति इसके उपबंध, इस संहिता के उपबंधों पर अभिभावी होंगे।
यानी उस विशेष संहिता में, उस विशेष अधिनियम में मान लीजिए ये कह रखा है कि पुलिस के अलावा फला व्यक्ति और अन्वेषण कर सकेगा, और अन्वेषण में ये अतिरिक्त ताकतें उसे होंगी। ठीक है, तो उस अधिनियम के उपबंध वो प्रभावी होंगे, सीआरपीसी प्रभावी नहीं होगी। लेकिन अगर स्पेशल एक्ट है लेकिन उसमें अन्वेषण के संबंध में कुछ भी नहीं कहा, तो फिर सीआरपीसी ही लागू होगी। ठीक है, वहां कुछ कह रखा है तो वो, तो स्पष्टीकरण ये बता रहा है। आगे बात करें, कहता न्यायिक कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसीडिंग। आगे ये शब्द भी जब हम लोग बीएनएसएस में प्रवेश करेंगे तो बहुत बार प्रयोग होगा, और जब बीएनएसएस इसे हम लोग पढ़ेंगे तो जहां भी शब्द न्यायिक कार्यवाही आएगा उस कार्यवाही का क्या अर्थ होगा ये यहां बताया गया। देखिए, प्रशासनिक कार्यवाहियां होती हैं, न्यायिक कार्यवाहियां होती हैं, अनुसचिवीय कार्यवाहियां होती हैं। इन कार्यवाहियों के क्या मतलब हैं ये जरूर समझ लेने चाहिए। जब आप अनुसचिवीय कार्यवाही कर रहे होते हैं तो आपसे अपेक्षित यह होता है कि वॉट एवर इज, ठीक है, टोल्ड बाई समवन टू यू, यू मस्ट फॉलो दैट विदाउट अप्लाइंग योर ओन माइंड। हमने कहा ये टाइप कर लाइए, आप इस बात के लिए अनुमित नहीं है कि जो हमने आपको टाइप करने के लिए दिया है इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक को छोड़ दें, लिपिकीय त्रुटियों को छोड़ दें, तो भाव में कोई परिवर्तन आप करें, भले ही आपके द्वारा सोचा गया जो भाव है वो ज्यादा अच्छा हो, आप नहीं करेंगे। आपको अनुसचिवीय काम दिया गया। जो आईएएस है कौन है? सचिव है। किसका? जिसे जनता ने चुना है। लोग मूर्ख होते हैं जो ये कहते हैं कि सचिव को पॉलिसी बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? सचिव या आईएएस की नियुक्ति पॉलिसी को फॉलो करने के लिए हुई है। उसकी नियुक्ति पॉलिसी को फॉलो करने के लिए हुई है। पॉलिसी बनाने का हक लोकतंत्र में उसे है जिसने चुनाव जीता है। इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी, सचिव। और वो जो कार्यवाही चलाएंगे वो अनुसचिवीय है। आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो कुछ शासन ने बता दिया वो करिए। एक डीएम साहब थे यहां, नाम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो है, सब जगह जाएगा। वो एक बार एक सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति पर सवाल उठाए, उन्होंने लिख के भेजा शासन को, तो शासन ने बड़ा कड़ा पत्र उन्हें लिखा कि जिसकी नियुक्ति शासन ने की है आप शासन के विवेक पर उंगली उठाएंगे? हु आर यू? कौन है आप? आप शासन के विवेक पे उंगली उठाएंगे? आप कुछ नहीं है। आप अनुसचिवीय काम करेंगे और अनुसचिवीय काम में एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज नॉट अलाउड। आप होते रहे काबिल। लोकतंत्र का मतलब है जिसने जो चुनाव लड़कर आया है वो पॉलिसी चलाएगा। तो अनुसचिवीय काम ये प्रशासनिक कृत्य। प्रशासनिक कृत्य व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किए जाते हैं। आप फला सीट पर बैठेंगे, आपका ट्रांसफर वहां किया जाएगा, आप ये करेंगे, आप छुट्टी नहीं लेंगे, छुट्टी लेंगे तो ये व्यवस्था बनाने का काम है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब होता है जब पक्षकारों के, जो प्रोसीडिंग के पक्षकार हैं, उनके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण। ये मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह किया जाए तब उस कार्रवाई का नेचर कैसा होता है? न्यायिक। ठीक है,
न्यायिक कार्रवाई बनेगी कब? साक्ष्य कितने प्रकार का होता है? हम लोग एविडेंस एक्ट पढ़ चुके हैं, देखा था हम लोगों ने। साक्ष्य कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, दस्तावेजी और मौखिक। आप किन बातों पर साक्ष्य दे सकते हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं, विवादित तथ्यों और सुसंगत तथ्यों पर। ठीक है, साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या होगी विस्तार से हम लोग देख चुके हैं। तो जब कभी किसी कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण उस पर्टिकुलर कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाए तो कार्यवाही की जो प्रकृति होती है वो कैसी है? न्यायिक। तो इस परिभाषा से, इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायिक कार्यवाही वही कार्यवाही हो सकती है जिसमें साक्ष्य या तो वैध रूप से शपथ पर लिया गया है और या वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकता है, यद्यपि अभी तक नहीं लिया गया। ठीक है, यद्यपि अभी तक लिया नहीं है लेकिन लिया जा सकता है, और या फिर लिया जा चुका है। यही डेफिनेशन निकल रही है, क्योंकि न्यायिक कार्रवाई का नेचर क्या है? न्यायिक कार्रवाई का नेचर है कि साक्ष्य के आधार पर पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण। तो पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों का साक्ष्य के आधार पर निर्धारण कैसे होगा? जब तक कि उस कार्रवाई में या तो शपथ पर साक्ष्य लिया गया हो और या लिया जा सकता हो, यद्यपि कार्रवाई चूंकि अभी शुरू हुई, अभी वो स्टेज ही नहीं आई कि शपथ पर साक्ष्य लिया जाता। ठीक है, और साक्ष्य कैसे लिया जाएगा ये भी हम लोग एविडेंस एक्ट में देख चुके। साक्ष्य 3 परीक्षाओं के माध्यम से लिया जाएगा, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। इनके माध्यम से लिया जाएगा। जो पक्षकार साक्षी को आहूत करेगा वो पक्षकार अपनी बात साक्षी से प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न करके अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रखवाएगा। प्रश्नों के माध्यम से रखवाएगा मतलब प्रश्न करेगा, उनके उत्तर प्राप्त करेगा और उत्तर से प्राप्त जानकारी न्यायालय के समक्ष रखवाएगा, और इस प्रक्रिया को मुख्य परीक्षा यह नाम दिया जाएगा। और इसमें लीडिंग क्वेश्चंस यानी ऐसे प्रश्न और उत्तर जो प्रश्नों का उत्तर सुझाते हैं वे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि आप साक्षी की जानकारी उत्तरों के माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखवाने का प्रयत्न कर रहे हैं, न कि खुद की मंशा साक्षी के मुंह से न्यायालय के समक्ष रखवाने के लिए आप अलाउड हैं, ऐसा थोड़ी है। और अगर लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे तब तो आप अपनी जो इच्छा है वो साक्षी के मुंह से उत्तरों के रूप में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवा देंगे, तब ये साक्ष्य किस प्रकार बनेगा? ठीक है ना। और फिर आप इस परीक्षा जिसे मुख्य परीक्षा कहा जाएगा, इसकी विश्वसनीयता कितनी है इसकी जांच का मौका दूसरे पक्ष को देंगे, और वो जो करेगा वो प्रतिपरीक्षा। और प्रतिपरीक्षा कैसे करेगा, क्या करेगा, विस्तार से देखा था हम लोगों ने। और फिर जरूरत होगी तो पुनः परीक्षा, और पुनः परीक्षा में प्रतिपरीक्षा हक नहीं होगा, हक नहीं होगा, न्यायालय की अनुमति से की जा सकेगी। आदि आदि बातें हम लोगों ने देखी थी। तो न्यायिक कार्रवाई ऐसी कार्रवाई कोई कहेंगे जिनमें पक्षकारों के हक और हकूक ये साक्ष्य के आधार पर तय किए जा सके, और जब साक्ष्य के आधार पर तय किए जाएंगे तो डेफिनेटली उस कार्रवाई में शपथ पर साक्ष्य लिया जा सकता होगा या लिया जा चुका होगा। और शपथ साक्षी को जो दिलाई जाती है वो इंडियन ओथ एक्ट उसकी आवश्यकता के अनुसार ये दिलाई जाती है। और यही डेफिनेशन यहां लिखी है, देखें क्या लिखा है, न्यायिक कार्यवाही इसके अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में
साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। इसके अलावा डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। और आपको ये 3 प्रकार की कार्रवाइयां और इनमें किए जा सकने योग्य काम ये याद कर लेने चाहिए। याद कर लेना मीनिंग देयर भाई, यू मस्ट केप्ट इन योर माइंड। ठीक है, ये अर्थ कारण ये कि जब हम लोग सीपीसी में पहुंचते हैं, धारा 75 पढ़ते हैं, सपठित आदेश 26 पढ़ते हैं, तो वहां आता है कमीशन किन किन बातों के लिए जारी हो सकता है, और हम इसमें भी बहुत दुखी हुए। वहां आता है अनुसचिवीय कार्यों को करने के लिए कमीशन जारी हो सकता है। अब समझे में नहीं आता तो अनुसचिवीय काम कौन सा है? ठीक है, अनुसचिवीय काम कौन सा होता है ये समझ में ही नहीं आता था। अनुसचिवीय काम का मतलब हुआ ऐसा काम जिसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड होने नहीं है। सिविल कोर्ट के समक्ष मामला दायर हुआ है कि अमुक लाकर में जो गहने हैं वो मेरे हैं, हमें दिए जाएं, बैंक दे नहीं रही। गहनों की कीमत 20 लाख रुपए। ठीक है, कोर्ट फीस हमें 20 लाख पर देनी पड़ेगी, लेकिन 20 लाख है, ये जज साहब थोड़े चेक करने जाएंगे बैंक में। और बैंक में जज साहब जाएंगे चेक करने तो कितनी बैंकों में जाएंगे? एक दिन में 250 मुकदमे इसी ढंग के हो गए तो जज साहब तो टूरिंग जाप्ते हो गए, बाकी तो सब नाती हो गया। तो अनुसचिवीय कामों को करने के लिए कमीशन जारी होगा। एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना ही नहीं, ग्राहक उठाना है, तोलना है, वजन निकलेगा, कैलकुलेट करके बता देना कि साहब इतने रुपए तोले में सोना है, ये कीमत है। जहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता वो अनुसचिवीय काम है। प्रशासनिक कार्रवाई जहां जो व्यवस्था बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही। न्यायिक कार्रवाई पक्षकारों के अधिकार और कर्तव्य, इन्हें मामले में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्धारित करने के लिए जो कार्रवाई की जाए उसे ही न्यायिक कार्रवाई कहेंगे। और यह कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर ही चलेगी, और जब साक्ष्य के आधार पर चलेगी तो डेफिनेटली न्यायिक कार्रवाई ऐसी कार्रवाई को ही कहेंगे जिसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर या तो लिया गया हो या लिया जा सकता हो। ठीक है ना, इसे समझने में कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। शेष डेफिनेशन क्लास पर चर्चा हम लोग कल करेंगे, और डेफिनेशन क्लास जितना पढ़ा दिया इतना याद चाहिए। ठीक है, जहां तक सीआरपीसी होती जा रही वहां तक आपसे याद चाहिए, क्योंकि जिस दिन इसमें 531 खत्म हो गए उस दिन आपके सामने समस्या होगी, पहाड़ खड़ा होगा, समझ में नहीं आएगा शुरुआत कहां से करें। इसलिए एक दिन में 3 से 4 धाराएं, इससे ज्यादा हो नहीं पाती। ठीक है ना, और 3 से 4 धाराओं से अधिक चूंकि हो नहीं पा रही, और 3 से 4 धाराएं याद कर लेना कोई कठिन बात नहीं है। आप धीमे 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 करते चले जाएंगे तो अ डे विल कम व्हेन वी विल कंप्लीट द बीएनएसएस, तो सारी की सारी बीएनएसएस आपके टिप्स पर होगी, आपके जवान पर होगी, और वो दिन बड़े कॉन्फिडेंस का होता है और बड़ा अच्छा लगता है। आप अभी से प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए जितना पढ़ा दिया उतना याद चाहिए। ठीक।